तो आइए शुरू करते हैं बड़ी बात। SC/ST के आरक्षण के क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद है। भारत बंद का असर सुबह से ही दिख रहा है। पटना में इतना बवाल हुआ कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इसके साथ ही बंद में शामिल लोगों पर पानी की बौछार भी की गई है। उधर बिहार के नवादा से लेकर अरवल तक बाजार बंद हैं और NH को जाम कर दिया गया। इस भारत बंद को RJD, BSP, JMM और भीम आर्मी समेत कई राजनीतिक विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला था। भारत बंद को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में बनी हुई। पटना के डाकबंगला चौराहा पे प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। आप देखिए तस्वीरों में जो प्रदर्शनकारी थे यहीं पर पहुंचे थे और इस गाड़ी से जो है बंद समर्थक लगातार जो है अब आह्वान कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे और कहीं न कहीं लाठीचार्ज के हुई है और उसमें जो है ये गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हुई है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो यहाँ पे पार्टी का झंडा लेकर जो है पहुँचे थे प्रदर्शनकारी और बंद समर्थक थे जो पार्टी का झंडा लेकर पहुँचे थे और साथ ही साथ यहाँ पे बाजार जो सामान है और आप देखिए तस्वीरों में जो पुलिस यहाँ पे जो है DJ भी लगा हुआ था और बजाते साउंड बॉक्स और जो है और के द्वारा जो है प्रदर्शनकारी थे यहाँ पे लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ इसी से द्वारा प्रदर्शनकारी जो है अनाउंसमेंट कर रहे थे और आप देखिए प्रदर्शनकारियों को जो है जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पे पहुँचे हैं लाठी डंडे और झंडा उनके पार्टी का जो है ये झंडा जो है लेकर के प्रदर्शनकारी पहुंचे थे और इसी गाड़ी से जो है लगातार वो प्रदर्शन करने के अनाउंसमेंट करते हैं। पुलिस के जवान अब यहाँ पहुंचे हैं और हटाया जा रहा है। पुलिस क्यों लाया गया है? क्यों? ये क्या मकसद हो सकता है? मारने का मकसद, पुलिस से लड़ाई करने की मकसद हो सकती है और क्या तो ये लगता है आपको जो अब जब पुलिस पहुंची है और अब जो है डंडों को क्या लगता है डंडों के साथ क्या करने वाले? अरे तो डंडा तो मार ही दिया, सब लेकर बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ के भाग ही गया। पहले गलती तो उन्होंने लोग किए, हम लोग तो गलती किए नहीं। बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ पहुंचे थे बजाते इस गाड़ी से। आप देखिए किस तरह से भारत बंद का जो है वो बैनर जो है इस गाड़ी में लगा हुआ है और इसके द्वारा जो प्रदर्शनकारी थे लगातार विरोध कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ये टूटी है और किस तरह से यहाँ पे हैं पुलिस के अधिकारी। सर बात करेंगे, सर ये गाड़ी में लाठी डंडे भी रखे हुए थे, क्या कहेंगे? कुछ लोग हम लोग डिटेन किया है, अभी उनसे पूछताछ करते हैं कि इसमें किस कारण से लाया गया था। हालांकि कुछ झंडे हैं, झंडे में लाठी जो लगा रहता है वो उसका भी कुछ मिला है, लेकिन अन्य भी कुछ जो मिल रही हैं। संभव है कि वो झंडा के लिए भी हो या संभव है कि कुछ अन्य कारण से उनको डिटेंशन किया है। पूछताछ करते हैं, क्या बताते हैं वो। ये तो बात हुई बिहार की। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी भारत बंद का असर दिखाई दिया। हजरतगंज अंबेडकर प्रतिमा और परिवर्तन चौक के पास भारी भीड़ दिखाई दी। समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता अलग अलग समूहों में सरकार को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार को संविधान विरोधी और फैसले को गलत बता रहे हैं। प्रदर्शन में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी हिस्सा ले रही हैं। उनका यह मानना है कि SC/ST को बांटना बंद किया जाए। भारत बंद में पहुंचे सपा के नेताओं ने नारे लगाए, संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर रावड़ की फोटो लेकर भी पहुंचे थे। परिवर्तन चौक से जिला मुख्यालय तक मार्च निकालकर अपना विरोध भी जताया गया। वहीं यूपी के DGP प्रशांत किशोर ने वीडियो जारी कर कहा कि किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, भारी संख्या में फोर्स भी तैनात किया गया है, कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी गई। राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अधिकारी संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगह पे पत्रक लिए जा रहे हैं, जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जहां तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है,
हम लोगों ने 245 कंपनी पीएससी, 8 कंपनी सीएपीएफ तथा इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी जिले के सिविल पुलिस बल हैं, राजपत्रित अधिकारियों के साथ वो लगातार भ्रमणशील हैं। सभी संगठनों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से वार्ता हो चुकी है और सबने ये आश्वस्त किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। साथ ही साथ इस तरह के आयोजनों में कुछ उपद्रवी तत्व इसका मौके का फायदा उठा के गड़बड़ी करना चाहते हैं। आज भारत बंद का आह्वान किया गया। ऐसे में देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में ही ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर राष्ट्रीय कल्याण मंच के द्वारा इस पूरे जो भारत बंद है उसका समर्थन किया जा रहा है और बाकायदे यहाँ पर रैली भी निकाली जा रही है। बात करते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ लेकर के? देखिए, पहले आपका परिचय जाना। मेरा नाम है अनोद कुमार रावत, मैं राष्ट्रीय कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि एक जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया था, फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको क्रीमी लेयर में लाना चाहिए और जैसे कि उनको आरक्षण जैसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। उसी के विरोध में 21 अगस्त 2024 के लिए पूरा भारत बंद का आह्वान किया। जितने सामाजिक संगठन हैं, जो SC ST एंड माइनॉरिटी के जो सामाजिक संगठन है, उन लोगों ने बंद का आह्वान किया। आज उसी का विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज लखनऊ को अपना ज्ञापन देंगे और शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि क्रीमी लेयर ना आए? नहीं, क्रीमी लेयर में नहीं रखना चाहिए। तो इससे जो निम्न वर्ग जो है, मतलब आप लोगों में ही जैसे जो निम्न वर्ग में है, जो दबे कुचले हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता है, इसलिए कहा जा रहा था कि क्रीमी लेयर बनाना जरूरी। देखिए, ऐसा है, हम जो कमज़ोर लोग हैं हमको तो मौका नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो वो है कोलोजियम सिस्टम, उसमें जो एक ही समाज के लोग सदियों से, जब से आज़ादी से लेके अब तक एक ही लोग उसी जाति के लोग वहाँ पर जो बैठे हैं, वो हमको कहाँ से न्याय देंगे? ये उनका फैसला। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, जितने जज लोगों ने ये फैसला सुनाया था, क्या उसमें से एक भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का था, या एक भी OBC समाज का था, या एक भी माइनॉरिटी समाज का था? तो आज इस भारत बंद में कितने लोग आपका समर्थन कर रहे हैं और किस तरह से पूरा ये विरोध कर रहे हैं? देखिए, काफ़ी लोग समर्थन कर रहे हैं, पूरे देश में इसका समर्थन हो रहा है। और हाँ, वो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं जो किसी दल में, वो भले अनुसूचित जाति के लोग हों, लेकिन वो दलगत राजनीति कर रहे हैं। अगर उनका दल सपोर्ट नहीं कर रहा, समर्थन नहीं कर रहा, तो वो गुलामी की ज़िंदगी जिए। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमें ना तो टिकट कटने का डर है, ना हमें कोई फायदा नुकसान का डर है, हमें कोई डर नहीं है। हम लोग संविधान के दायरे में रह के अपनी मांगे रख रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे रखेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर देखा जिस तरह से भारत बंद का आज ऐलान हुआ था, ऐसे में कई संगठन इस ऐलान को लेकर के सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पर मोहनलालगंज में भी देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार इस भारत बंद के समर्थन में पूरा ये रैली निकाली जा रही है और लोग इसका पूरा कहीं ना कहीं समर्थन करते हुए दिखाई दे। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। असल में सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटे के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के खिलाफ आज 14 घंटे के लिए भारत बंद का आह्वान किया गया। इसके साथ ही नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे बंद बुलाया था और इसी बंद को लेकर उन्होंने तमाम तरह के प्रयास भी किए और इस बंद में जो तस्वीरें दिखाई दी हैं वो आपके सामने बनी हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है और केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की गई है। इसी मुद्दे को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया था। अब आपको बताते हैं, ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर क्या स्थिति है, कौन सी मांगे हैं, किस बात को लेकर नाराजगी है और आखिर रिजर्वेशन में या आरक्षण में कोटे में कोटा क्या होता है। तमाम तरह की बातें हैं और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन बना हुआ है और दो गुटों में बढ़ती हुई स्थिति देखी जा रही है। इसलिए दलित समाज के नेता कह रहे हैं कि दलितों को बांटना, आदिवासियों को बांटना बंद करो और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, ये सिर्फ बांटने के काम कर रहा है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं। इस देश में 45 साल बाद
भारत के किसी प्रधानमंत्री का दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे पर दुनिया की नजर है, क्योंकि पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाएंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को पोलैंड के ट्रेन के जरिए यूक्रेन जाएंगे और इसके लिए 10 घंटे तक ट्रेन में यात्रा करेंगे। ऐसा पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री यूक्रेन की यात्रा पर जा रहा है। कीव और नई दिल्ली के बीच राजनयिक संबंध 30 साल पहले यानी कि 1994 में स्थापित हुए। मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध तेज हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए रूस को चुना था और पिछले महीने रूस गए थे। रूस पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और दोनों एक दूसरे से गले मिले थे। हालांकि इसके बाद पश्चिमी मीडिया ने इसकी खूब आलोचना की थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी ये रास नहीं आया था। तब उन्होंने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूनी अपराधी से मास्को में गले लगाना शांति स्थापित करने की कोशिशों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा की बात है। इस दौरे पर करीब 1.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सवाल उठा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाराज हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस असहज हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब पुतिन चीन दौरे पर जा सकते हैं तो भारत भी बहुत सहज नहीं रहता है। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें सीधी विदेश यात्रा की हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी भी की गई है। वहां पर अगवानी करने के लिए सरकार की ओर से तमाम डेलीगेट्स मौजूद हैं, लेकिन भारतीयों का एक डेलीगेशन भी वहां पर मौजूद है और बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, बच्चों के साथ हाईफाई भी चल रही है। तो इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की हैं। और बड़ी बात मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने संकेत दिया है कि अगर भारत विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ सबूत देता है तो उनकी सरकार उसे प्रत्यर्पण करने के भारत के अनुरोध पर विचार कर सकती है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स ने एक सत्र के दौरान इब्राहिम ने यह कहा है कि इस मुद्दे की वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर कोई गतिरोध पैदा नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंगलवार की वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मलेशियन प्रधानमंत्री इब्राहिम ने कहा कि सबसे पहले ये मुद्दा भारतीय पक्ष की ओर से नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत पहले उठाया था, कुछ साल पहले उठाया था, लेकिन ये मसला यह नहीं है कि मैं एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उग्रवाद की भावना के बारे में बात कर रहा हूं। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी अनुरोध है
और सबूत दिया जाता है तो उनकी सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। इसको लेकर हमारा रुख बिल्कुल साफ है और हम आतंकवाद के खिलाफ इसमें से कई मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस एक मामले की वजह से हमें आगे के सहयोग और हमारे द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध पैदा करना चाहिए। और बड़ी बात मंकी पॉक्स की, केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के सटे बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पताल राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग में नोडल सेंटर्स भी बनाए हैं। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। भारत में सभी मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी तक यह आकलन के मुताबिक मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में एक संदिग्ध मामला सामने आया था। 47 साल का व्यक्ति हाल ही में सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा। उसे इस्लामाबाद के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया। इससे पहले पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 3 मामले सामने आए थे। सभी संक्रमित खैबर पख्तूनवा प्रांत के रहने वाले थे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी बात की, और ये बड़ी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, बात महंगाई की। यूं तो आसमान छूती महंगाई का देश भर में असर देखा जा रहा है, लेकिन बिहार में महंगाई कुछ ज्यादा ही तांडव दिखा रही है। जुलाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बिहार में महंगाई का तांडव सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बिहार के लोग सबसे अधिक महंगाई से परेशान हैं। यहां पर सबसे ज्यादा 5.9% महंगाई दर रही है। इसके बाद असम में 5.1% रही, जबकि झारखंड में सबसे कम महंगाई दर दर्ज की गई है। झारखंड में मुद्रास्फीति 1.7% रही है। महंगाई दर के मामले में उत्तर प्रदेश की लिस्ट चौथे नंबर पर है, जहां महंगाई दर 4.6% रही है। वहीं हरियाणा में 4.5% महंगाई दर जुलाई में दर्ज की गई है, जबकि उड़ीसा में 4.8% थी। जिन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़े जारी किए गए हैं, उनमें से 20 राज्यों में महंगाई की दर 5% के नीचे है। पिछले कुछ महीनों के दौरान देखे गए मुद्रास्फीति के दबाव में ही एक बड़ी राहत है। झारखंड के अलावा दिल्ली में महंगाई दर 2.1% है। वहीं छत्तीसगढ़ में महंगाई दर 2.2% है, जबकि राजस्थान में रिटेल इन्फ्लेशन 2.5% और उत्तराखंड में 2.8% है। जारी किए गए आंकड़ों में ग्राफिक के जरिए मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और विस्तार से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बात महंगाई की है। जी हाँ, आंकड़ों से ये साफ दिखाई देता है कि महंगाई के मामले में आर्थिक तौर पर पिछड़े राज्यों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। साल 2023 के जुलाई महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 7.4% थी। देश में जुलाई में रिटेल महंगाई दर 5 साल के निचले स्तर 3.54% से लुढ़क गई। वहीं जून में महंगाई दर 5.1% थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और यूपी महंगाई दर के मामले में चौथे नंबर पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी बात में एक और खबर जो कि और महत्वपूर्ण है। जी हां, चंद्रयान 3 की बात। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी कर रहा है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी के अगले चरण में मून मिशन के लिए डिजाइन तैयार है। इसके लिए सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया चल रही है। सोमनाथ ने कहा है कि हमारे पास चंद्रमा पर जाने के लिए कई मिशन हैं। चंद्रमा 3 का काम पूरा हो चुका है और चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का डिजाइन भी तैयार हो चुका है। अब हम सरकार से मंजूरी मांग रहे हैं।
चंद्रयान 4 मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रमा के पत्थरों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाना, चंद्रमा से एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च करना, चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का प्रदर्शन करना और नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना शामिल है। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने यह भी कहा है कि इसरो की आगामी 5 सालों में 70 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना है। इन 70 उपग्रहों में पोजीशनिंग, नेविगेशन और समय सेवा प्रदान करने के लिए नाभिक क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम यानी कि नैविक के लिए 4 इनसेट 4D मौसम उपग्रह सैटेलाइट की रिसोर्स सेट सीरीज, रिमोट सेंसिंग और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए कार्टोसैट सैटेलाइट शामिल है। अब आपको बताते हैं कि अंतरिक्ष की दुनिया में धूम मचाने के लिए इसरो किन चीज़ों को डेवलप कर रहा है। सोमनाथ ने कहा कि इसरो इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, क्वांटम की टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसरो ओशन सेट सीरीज और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट 1 और 2 डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। इसरो गगनयान मिशन के लिए डेटा रिले सैटेलाइट, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हाई थ्रूपुट सैटेलाइट और जीसैट सैटेलाइट भी डेवलप कर रहा है। इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट पर लॉन्च करने के लिए अमेरिका भेजने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसरो अगले 5 साल में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की पूरी सीरीज लॉन्च करने की भी योजना बना रहा है। उधर फ्लिपकार्ट ने यूजर्स को एक बड़ा झटका दे दिया है। इस प्लेटफॉर्म से सामान ऑर्डर करने पर आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने भी स्विगी और जोमेटो की तरफ से प्लेटफॉर्म फीस लगाना शुरू कर दी है। कुछ ही महीनों पहले दोनों प्लेटफॉर्म ने अपने चार्ज को बढ़ाकर 6 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट ने 17 अगस्त से 3 रुपए प्रति ऑर्डर के हिसाब से प्लेटफॉर्म चार्ज लेना शुरू कर दिया है। यानी कि अब यूजर्स को कुछ भी ऑर्डर करने से पहले ज़्यादा चार्ज देना होगा। सवाल ये भी है कि किन यूजर्स पर यह लाया जाएगा। तो आपको बता दें कि ई कॉमर्स वेबसाइट पर स्टैंडर्ड और प्लस दोनों ही यूजर्स को ये चार्ज देना होगा, लेकिन इसके लिए भी ऑर्डर की सीमा तय कर दी गई है। 10,000 से ऊपर का ऑर्डर करने पर आपको ये चार्ज देना पड़ सकता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कंपनी ने अपने चार्ज में कई तरह के बदलाव किए हैं, जबकि फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी क्लियर ट्रिप और ग्रॉसरी पर भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये चार्ज कहाँ लगता है। जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और जेप्टो की तरफ से यूजर से हर ऑर्डर पर यह चार्ज लिया जाता है। हालांकि ये चार्ज अलग अलग होता है। इसमें 4 रुपए से 10 रुपए तक की प्लेटफॉर्म फीस को जोड़ा जाता है। फिलहाल अमेजॉन की तरफ से भी ऐसा चार्ज नहीं लिया जा रहा है। जाहिर है कि ऐसे में ज़्यादातर यूजर्स अमेजॉन के ऑर्डर शुरू कर देंगे। और अब आपको बताते हैं कि क्या होता है प्लेटफॉर्म चार्ज। प्लेटफॉर्म चार्ज का सीधा मतलब होता है कि आपने किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ऑर्डर किया हो और उस प्लेटफॉर्म की तरफ से चार्ज लिया जाएगा। ये चार्ज अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्डर करने पर आपको ये चार्ज ज़रूर देना होगा, क्योंकि ये चार्ज पहले भी लिया जा चुका है, लिया जा सकता है। ऐसे में कहा जाता है कि ये चार्ज समय के साथ कम या ज़्यादा भी हो सकता है और आने वाले समय में अमेजॉन की तरफ से भी इसे लगाया जा सकता है।